Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you are absolutely fine. तो देखो हम लोग अपने चैप्टर लास्ट क्लास केमिकल काइनेटिक्स में वी वर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ वहाँ पर देखा था काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन अलॉन्ग विथ इट्स फॉर्मूले, और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था हाफ लाइफ और फिर क्या लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक छोटा सा डिफरेंस हम लोगों ने वहाँ पर ये जनरेट किया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है वो ज़ीरो ऑर्डर से किस तरह डिफरेंट होता है। जहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर में हम लोगों ने ये सीखा था कि ज़ीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर से क्या होती है, जो रेट होता है वो टाइम पर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। वहीं पर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो वो टाइम पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि रेट वर्सेस टाइम का जब हम ग्राफ बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ही केस में वो कांस्टेंट नहीं आने वाला है जो ज़ीरो ऑर्डर में आता था। क्लियर। दूसरी बात हमें ये पता चली कि जैसे भी हम लोगों ने रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो लीनियर फॉलो करता था ज़ीरो ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, रिएक्टेंट लीनियरली ख़त्म होता था। वहीं पर जो फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों ने देखा है वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं उनके जो रिएक्टेंट हैं वो एक्सपोनेंशियली क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, और वही जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोनेंशियली क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। क्लियर ना। तीसरी हम लोगों ने बातें यहाँ पे ये सीखी कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो उसका एक लिमिट होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कंज्यूम हो जाता है कम्प्लीटली। यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है, 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो इनफाइनाइट चलता जाता है। क्लियर ना। ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर ज़ीरो ऑर्डर की तरफ अगर हम बात करें तो 100 से 90 होने में अगर 10 मिनट लग रहा है तो 90 से 80 होने में भी कितना लगेगा, 10 मिनट। 80 से 70 होने में भी कितना लगेगा, 10 मिनट। और 70 से 60 होने में भी कितना लगेगा, 10 मिनट। बट अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम ये कहें कि 100 से 90 होने में अगर 10 मिनट लग रहा है तो अगले 10 मिनट में 90 से 80 नहीं होगा बेटा, 90 से 80 नहीं होगा जो ज़ीरो ऑर्डर में होता था। अब 90 से क्या होगा, 90 का 10%, यानी कि 90 का 10% कितना होता है, 81। ठीक है, कितना होता है, 81। तो 90 से फिर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 81 का 10% क्या होगा, 72.9। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 मोलर है, 10 मिनट में अगर 90 हुआ तो अगले 10 मिनट में फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 90 का 10% क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। फिर अगले 10 मिनट में क्या होगा, ठीक है, 81 का 10% क्या होगा, बचेगा हमारा। यानी कि इक्वल परसेंटेज का जो सीन है वो हमें दिखाई देता है कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की तरफ बढ़ें तो हमें ये दिखाई देता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट क्या होता था, वहाँ पर रिएक्ट करता था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होता है, इक्वल परसेंटेज क्या होता है हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर ना। जैसे 100 से अगर 90 है, फिर 90 से क्या होगा, 80 नहीं होगा, फिर 90 से क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, यानी कि 90 का 10%, फिर 81 से क्या हो जाएगा, 72.9, यानी कि 81 का 10%। क्लियर ना। उसके बाद 62.5, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप करते चले जाओगे तो बताओ कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला है कि जब अमाउंट 0 हो जाए। क्लियर ना। फिर 62.5 का 10% करोगे, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर ना। ये कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ, आपको कुछ मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, तो आई होप ध्यान रखा होगा आपने। तो चलो, अगर हम रिवाइज़ करना चाहें तो कुछ फार्मूले हम लिख कर रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था वो फार्मूला बेटा ये था, K = 2.303 बाई टी log A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। हाँ, कुछ लोग सही सोच रहे हैं, A0 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, AT भी लिख सकते हैं, क्योंकि AT क्या है, AT क्या है, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट एट सर्टेन टाइम T। क्लियर। तो ये पहला हमको फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारा ये था कि T हाफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आ गया था T हाफ 0.693। T हाफ कितना था, 0.693 अपॉन K।
क्लियर ना, ये हमारा फार्मूला था। और थर्ड चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, 80 जो था वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। किस तरह से, 80 इक्वल टू क्या है, ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। वहीं पर जो x था यानी कि जो प्रोडक्ट था वो कैसे बढ़ रहा था, वो इस तरह बढ़ रहा था, ए नॉट कितना, x इक्वल टू कितना हो गया था, ए नॉट ई टू द पावर माइनस, ठीक है क्लियर। ये कुछ इस तरह से क्या हो रहा था, हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्या किया था, कवर किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं ग्राफ्स की, ठीक है क्लियर ना। तो अपने को ये डिस्कस करना है, ठीक है, अपने को ये डिस्कस करना है, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पर ये x है, सॉरी यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला है, x ये इस तरह है, और जो 80 है, 80 इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, ये हमारा उल्टा लिख दिया था ये मैंने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसी की बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ज़रा आप देखें, ये जो 80 है एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, और ये जो BT है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ग्राफ वगैरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रेट है वो रेट क्या होता है, K इंटू ए। तो बताओ A की जगह क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, 80 है ना, A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 80, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, K। 80 की जगह क्या लिख सकते हो, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, क्लियर ना। तो ये रेट का फॉर्मूला हो जाए, जो कि कभी पूछा नहीं जाता है बट ग्राफ में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिएगा, ग्राफ रिलेटेड विथ फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, ठीक है। पुट द नेक्स्ट हेडिंग, ग्राफ रिलेटेड विथ फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स। तो जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो इन्हीं से रिलेट करेगा, क्लियर ना। तो हेडिंग डालिए, ग्राफ रिलेटेड विथ फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स। इसमें जो पहला जो ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरह से हमारा होगा, सभी लोग देखिए, पहला जो ग्राफ है हमारा, ठीक है। मैं सभी ग्राफ जितने हैं बना लेता हूँ, पॉसिबल ग्राफ। ठीक है, जो पहला ग्राफ है वो है रेट वर्सेस टाइम का, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो हमारा होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, सभी लोग समझ रहे हो, ये सेकंड ग्राफ है हमारा। थर्ड ग्राफ है हमारा log 80, log 80 का ग्राफ जो है वो टाइम के साथ, ठीक है। एंड द फोर्थ हमारा है कंसंट्रेशन। चलिए फोर्थ को हम अभी ले लेते हैं, टी हाफ ले लेते हैं, टी हाफ का ग्राफ है फोर्थ। और यहाँ ले लेता हूँ मैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ई नॉट। तो आई होप सभी को दिख रहा है, ये चार ग्राफ मैं अभी ले रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, ठीक है क्लियर ना। सबसे पहले आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, क्लियर ना। चलिए कर लिया, ओके। अब ज़रा देखें आप यहाँ पे जो रेट है और टाइम है उसका ग्राफ कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बेटा, R इक्वल टू के टू द पावर कितना, A। सभी को दिख रहा है क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही है। यहाँ से देखकर क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो रेट है वो क्या है, कंसंट्रेशन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन पर क्या रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन कम हो रही है उसी तरह से क्या है बताओ, रेट जैसे जैसे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है किसका, रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का क्या होता है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो बताओ कंसंट्रेशन का और टाइम का जो ग्राफ है वो एक ही होने वाला है, ठीक है क्लियर ना, एक ही होने वाला है, क्योंकि ये जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ रेट जो होगा वो क्या होगा, टाइम के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस केस में, इसके केस में। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा, जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होगी, लगातार, हाँ ठीक है, ठीक है,
कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो तो मेरे को समझ में आ गया, वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। पासिंग फ्रॉम ओरिजिन दिख रहा है आपको, ये किसका ग्राफ है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। बोलो क्लियर हो रहा है? रेट वर्सेस किसका ग्राफ है? ये कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ R इक्वल टू कितना के, ये ताकि आपको समझ में आए ये किसका है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, बताओ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कहाँ है? तो बताओ रेट वर्सेस टाइम का जो फंक्शन है वो कौन सा है? ये वाला है। देखो यहाँ रेट है और यहाँ कैसा है, टाइम है। तो बताओ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा है? एक्सपोनेंशियल है, यानी कि टाइम के साथ साथ रेट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरह होता है। ठीक है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ? कुछ इस तरह से दिख रहा है सभी को। ये कैसा है ग्राफ? एक्सपोनेंशियली का। ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, क्लियर ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो यहाँ मैं कट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। तो यहाँ पर ये ग्राफ शुरू होता है और इस तरह से ये डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। बताओ ये चालू कहाँ से हो रहा है? तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये ग्राफ चालू होगा, क्योंकि रेट जो होता है वो कब शुरू होगा, रिएक्शन कब शुरू होगा? जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्या होगा? सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? KA0। क्यों? जब यहाँ पर आप t की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ KA0, क्योंकि 1/e⁻0 क्या होता है? e⁻0 मतलब क्या हो गया? इन्फाइनाइट। 1/∞ क्या होता है? 0। तो यहाँ पर सॉरी e⁻1 कितना हो गया हमारे पास? 1। तो किसी की पावर जब 0 होती है उसका आंसर कितना आता है? 1। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो समझ में आया? फिर समझा दूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आप 0 पुट करोगे, बात यहाँ हो रही है यहाँ पर जो ग्राफ है वो शुरू कहाँ से होगा एटलीस्ट? तो टाइम t इक्वल टू 0 पर शुरू होता है। तो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/e⁻kt। तो t की वैल्यू 0 है तो 1 क्या होगा? 1/e⁻ कितना? 0। तो बताओ e⁻0 कितना है? 1। तो यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा? R इक्वल टू KA0। ठीक है, क्लियर? बताओ log 80 का ग्राफ कैसे होगा? log 80, तो एक और फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, तो उसको मैं कहाँ लिखूँ? चलिए मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। एक और फार्मूला आपने लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा इक्वेशन था। इसके जस्ट पहले, इस इक्वेशन के जस्ट पहले एक और फार्मूला था, ज़रा आप गौर करें। log A0 माइनस x इक्वल टू log A0 माइनस KT अपॉन 2.303। क्या ये याद आ रहा है किसी को? ये जो फार्मूला है, बोलो बेटा क्या याद आ रहा है आपको? बिल्कुल यही था हमारा। तो बताओ, यही आपसे पूछ रहा है। A0 माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं, 80। तो बस log 80 का ग्राफ किससे लिया जा रहा है? टाइम के साथ। ठीक है, तो बताओ ये कैसा ग्राफ है? y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। तो नेगेटिव होने की वजह से जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप है इसका, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप कैसा है इसका? नेगेटिव है। तो कुछ ग्राफ चालू होगा कहाँ से? log A0 से। सभी को दिख रहा है log A0 लिखा है ये, और यहाँ से जो ग्राफ है वो नेगेटिव फॉलो करेगा। कुछ लोगों को लग रहा है टच, ठीक है, तो टच नहीं करेगा, क्लियर ना? ये भी टच नहीं किया है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ बेटा कभी भी टच नहीं करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है? रिएक्शन जो है एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है? कभी ख़त्म नहीं हो रही है, यानी कि इनफाइनाइट है, इस वजह से वो टच नहीं करेगा, क्लियर ना? ये भी टच नहीं करेगा। ठीक, टी हाफ यहाँ पर दिख रहा है आपको। टी हाफ कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, टी हाफ हमेशा ही क्या रहता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो टी हाफ जो है वो क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? 0.693/k। क्लियर ना? ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट का ग्राफ है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को कितना बढ़ा दो, हाफ लाइफ टाइम पर कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, ये 4 ग्राफ है, अभी और भी ग्राफ है, तो आप सबसे पहले इसको कॉपी करें, फिर हम आपको मिलवाते हैं और भी ग्राफ से। कॉपी कर लीजिए। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। और भी ग्राफ हैं, उनको भी हम करना चाहेंगे।
ठीक है। नॉर्मली बुक्स वगैरह में एक दो ग्राफ दिए रहते हैं, पर मैं आपको सारे ग्राफ करवा देता हूँ ताकि कहीं से भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करोगे, चीज़ों को अच्छे से करोगे, तो उतना ही डेप्थ में आपको नॉलेज मिलती है, और साथ साथ आप एप्लीकेशंस भी कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन इधर उधर कर देगा तो आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है उसे अच्छे से। 4, तो बेटा ये 5th ग्राफ जो हो गया है, 5वां जो ग्राफ है, क्लियर ना, और 6ठा जो ग्राफ है, ठीक है, और ये रहा 7वां ग्राफ, ठीक है, क्लियर। तो ये मैं ले लेता हूँ 5वां जो ग्राफ है वो ले लेता हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा जानते हो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा का टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, टाइम के साथ साथ। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, कंसंट्रेशन वाला बहुत ही इजी है, ये तो सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, चलो करते हैं। ये 6th है, ये 7th है, क्लियर ना, ज़्यादा नहीं, चलो एक इतने ही ग्राफ कर लेते हैं हम लोग, 7 बहुत है ग्राफ। ठीक है, अब बताओ अल्फ़ा का जो फार्मूला था वो क्या था, किसी को याद आ रहा है अल्फ़ा का फार्मूला? चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। तो अल्फ़ा का फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, अल्फ़ा का फार्मूला मैंने आपको ये बताया था कल, e⁻⁻kt दिख रहा है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ अल्फ़ा। तो क्या देख रहे हो इससे आप, अल्फ़ा क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अल्फ़ा बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियली जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये भी समझ लीजिए, अल्फ़ा बढ़ने का मतलब क्या है, अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ेगा मतलब क्या है, रिएक्शन जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो अल्फ़ा बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, यानी कि रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, कम। तो इसका जो ग्राफ होगा वो बेटा वो कुछ कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। लेकिन रुको रुको, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये यहाँ पर कहीं पे आएगा कितना, 1, बट टच नहीं करेगा। जैसा कि आपको पता है अल्फ़ा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर आप अल्फ़ा का फार्मूला लिख लीजिए e⁻ कितना, -kt, क्लियर। तो जैसा कि आप फर्स्ट ऑर्डर में देख रहे हो, इन सभी फार्मूले का कोई यूज़ नहीं है, बट ग्राफ में आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, इन द गिवन ग्राफ, ठीक है, इफ़ इन द गिवन ग्राफ ऑफ अल्फ़ा और टाइम, इन द गिवन ग्राफ ऑफ अल्फ़ा टाइम, इफ़, ठीक है, इफ़ ग्राफ फॉलोज एक्सपोनेंशियल पैटर्न, ठीक है, विथ टाइम, देन प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहीं पर है, अल्फ़ा हर बार नहीं है, 0 ऑर्डर में आपने देखा अल्फ़ा का ग्राफ दूसरा था, ठीक है, लीनियरली फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है। तो आप ग्राफ से आइडिया लगा सकते हो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो चलो कंसंट्रेशन की जब चर्चा हो रही है तो कंसंट्रेशन तो आपके सामने है। कंसंट्रेशन क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, घट रहा है, क्लियर ना, दिख रहा है सभी को, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। तो कंसंट्रेशन में तो कोई भी आपको डाउट नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है बेटा, A0 से, ख़त्म हो रहा है किस पे, एक्सपोनेंशियली, उसका कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए मैं कहीं कट नहीं कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये तो भाई क्लियर है, अगर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली घटेगा तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, x इक्वल टू, हाँ बताओ, x इक्वल टू क्या है, A0 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻kt। क्लियर, समझ गए। तो ये कुछ ग्राफ मैं आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो ग्राफ हमारा हो गया ख़त्म। अब अगली हेडिंग डालेंगे, ठीक, अच्छे से समझ लीजिए इसको, आप कहीं पर भी कोई डाउट हो, ठीक है, तो फिर से इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है, सब कुछ हमने यहीं से निकाला है, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह 0 ऑर्डर की हम चर्चा करे थे, उस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए, हो गया, चलिए इसको बराबर कर देते हैं।
हेडिंग वाले एग्जाम्पल्स ऑफ द, ऐसे करें, स्पेशल एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशल एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, स्पेशल एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, लिखिए, ऐसे लिखिए, स्पेशल एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिए, ऑल concepts related to radioactivity, ठीक है, radioactivity either nuclear physics, ठीक है, और न्यूक्लियर chemistry are follows first order। तो न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो रेडियो एक्टिविटी में आते हैं, क्लियर ना, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से आता है तो 60% जो है उन चैप्टर में या फिर उन कंसेप्ट्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। तो देखा जाए जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं रेडियो एक्टिविटी के, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो चाहे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो, वो किसके अंडर में आता है, वो आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आता है। ठीक है, क्लियर ना। दूसरी चीज़ क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि जब मिल्क होता है, ठीक है, वो दूध जो है वो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, आपने देखा होगा। क्यों होता है? क्योंकि जो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं, है ना, वो जल्दी जल्दी क्या होते हैं, उनके रेट बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी क्या होते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हालांकि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, ठीक है, क्लियर ना, हमारे जो भी होता है डाइजेशन को प्रोसेस में अच्छा करते हैं, एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, तो वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो अगला जो एग्जांपल है ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया, अगला जो एग्जांपल है वो क्या बोलोगे, ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ या फिर बैक्टीरिया का डिके जो होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, देखो C12H22O11, ये क्या है, शुगर है, जिसको आप सुक्रोज भी बोला करते हो, ये शुगर है। इस शुगर को आप क्या करते हो, इस शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हो, मीडियम विल बी एसिडिक, कोई डाउट नहीं। ये जो शुगर है ये अपने दो भागों में टूट जाता है, पहला होता है सुक्रोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ये पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज का होता है फार्मूला C6H12O6 और अगला भी ऐसा ही होता है, इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बोलो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इनका जो ऑर्गेनिक ऑप्टिकल एक्टिविटी है उससे क्या कनेक्शन है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी आप पढ़ोगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, होता तो ये सेकंड ऑर्डर है, बट एक्चुअली जब ये डिटरमाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इट सीम्स लाइक अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट आफ्टर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली जब इसको डिफाइन किया गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर निकल कर आया, इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर से आया है फर्स्ट ऑर्डर में, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम पढ़ेंगे तो मिला जुला के आप इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर ही है ये। क्लियर। चलिए, तो अब इसमें हम अगर बात करें आपसे ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या कनेक्शन। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो टाइप के रोटेशन देखने को मिलते थे मेरे को। क्या,
एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक क्या होता है लेवो, यानी कि डी फॉर्म और फिर क्या एल फॉर्म। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना? चलिए बढ़िया। तो देखो ये जो है शुगर है जिसको आप सुक्रोज बोलते हो, ये होता है क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है बेटा? डेक्स्ट्रो, यानी कि ये क्या होता है डी फॉर्म। क्या होता है ये? डी फॉर्म। क्लियर ना? जो ग्लूकोज होता है वो भी क्या होता है? डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो। बट ये जो फ्रक्टोज है वो क्या होता है? एल फॉर्म होता है। गौर करिएगा, फ्रक्टोज क्या है? एल फॉर्म। अब समझिए ध्यान से, ये रिएक्टेंट है, ये तो ख़त्म हो गया है। जैसे रिएक्शन शुरू होगा ये कंज्यूम होना शुरू होगा। तो जब ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हालांकि कंप्लीट होता नहीं है बट हम एज्यूम कर चुके हैं कि जब 99.9% हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में, तो हम मान लेंगे उसको वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जब ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब इसका 99.9% ख़त्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास क्या बचे? हमारे पास तो प्रोडक्ट में ये बचे और ये बचे, लेकिन जो अमाउंट है वो एल फॉर्म का क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? एल फॉर्म का ज़्यादा होता है। क्लियर ना? लेवो फॉर्म का क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या है, डेक्स्ट्रो का लेवो में क्या हो रहा है? कन्वर्जन। क्लियर ना? पहले डेक्स्ट्रो ज़्यादा था लेकिन फाइनली क्या है? एल फॉर्म ज़्यादा मिल गया। तो डेक्स्ट्रो का लेवो में कन्वर्जन या फिर लेवो का डेक्स्ट्रो में कन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। और ये रिएक्शन कैसा है? केन शुगर का। इसलिए हम इसका नाम देते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्लियर ना? तो हालांकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको मैंने ऑर्गेनिक का भी दे दिया कि ऑर्गेनिक में भी आप ये चीज़ें ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये चीज़ सीखते हो। ठीक है, खैर चलिए वहाँ पर हम लोग देखेंगे और भी डिटेल में। तो फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको आप। ठीक है, क्लियर ना? चलिए हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक चौथा और है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? 1-2 और मैं बता दूंगा याद रखने के लिए, बट इंपॉर्टेंट तो ये 4 हैं। ये 3 एक और मैं बता रहा हूँ। रब कर लूँ? चलिए हटा देता हूँ मैं इसको। ओके चलिए, अब ज़रा आप ध्यान से देखें, जो 4th है हमारा, ठीक है, वो है एसिडिक। ये सभी एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जानते हो? हाँ, एस्टर इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है एस्टर का? सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? एस्टर का फॉर्मूला होता है बेटा ये C2H5 COO फिर C2H5। दिस इज द एस्टर। ये क्या है? एस्टर। क्लियर ना? अब इसका क्या करते हैं हम? हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्लियर ना? ये होता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्लियर ना? ये होता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर। सभी लिक्विड है, सभी लिक्विड हैं। ये भी बनेगा, ये भी लिक्विड है। आगे क्या बनेगा? ये C2H5 इथेनॉल बनेगा। ठीक है, और प्लस हमारा बन जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर? फिर क्या बनेगा? CH3COOH। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। क्या बन गया हमारा? इथेनॉल। तो कभी भी ऐसा सवाल आया आपके सामने कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, या फिर ऐसा पूछे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। या फिर फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ऑर्डर? तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर ना? ठीक है, तो ये रहा हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो स्टेरिफिकेशन होता है एस्टर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर ना? तो फिलहाल ये भी हमारे जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, क्लियर ना? और भी चीज़ें आप लोगों ने देखा था कि N2O5 का जो आपको मैंने दिखाया था ये रिएक्शन, क्या डिसोसिएशन ऑफ N2O5। हालांकि ये इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता चुका हूँ, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। ठीक है,
यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसको अपन ब्रेक करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, हाँ 2NO2 और प्लस, ठीक है क्लियर ना। तो N2O5 का हमारे पास 4NO2 प्लस O2, यहाँ पर 4 NO हो जाएगा। ये भी फर्स्ट ऑर्डर को शो करते हैं। तो ऑल्दो सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल्दो ये चीज़ आपको ये सब पता ही है, शुरू मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज विल रिएक्ट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल परसेंटेज जो होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे देखो यहाँ पर 100 मोलर कंसंट्रेशन था, तो 10 मिनट में 10% रिएक्ट किया तो कितना बचा, 90। अब अगले 10 मिनट में क्या होगा, 81 हो गया है। बताओ जीरो ऑर्डर में कितना होता था, हाँ जीरो ऑर्डर में कितना होता था, 80 होता था। अब अगले 10 मिनट में क्या होगा, इस 81 का 10% क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जीरो ऑर्डर में क्या हो जाता था, 80 से क्या हो जाता था, 70 से क्या हो जाता था, 60, यानी कि इक्वल अमाउंट, इक्वल कंसंट्रेशन क्या होता था, टाइम इंटरवल पे क्या होता था, रिएक्ट करता था। बट यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है, यानी कि अगर 100 है, 100 का 10% है 90, तो 90 का 10% है 81 का 10% है 72.9 का 10% कितना है, 65.6 एंड सो ऑन। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल फ्रैक्शन या फिर इक्वल परसेंटेज क्या करता है, रिएक्ट करता है। चलो सेकंड, आपको याद होगा मैंने आपको जीरो ऑर्डर में बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका कंसंट्रेशन जिस तरह से डिक्रीज करता है वो ठीक है, वो एपी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स जो भी बचते हैं, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा इसको, तो ध्यान रखिए एपी का भाई ही है ये, एक तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है क्लियर ना। एपी में आप क्या करते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप कॉमन डिफरेंस निकालते थे, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप क्या करते हो, रेशियो निकालते हो। क्या निकालते हो, कॉमन रेशियो। कैसे, देखो टाइम t इक्वल टू 0 में कंसंट्रेशन कितना था बेटा, A0। तो बताओ टाइम t इक्वल टू t में कितना हो गया, हाँ A0 माइनस e टू द पावर माइनस kt, क्योंकि ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। बताओ टाइम t इक्वल टू 2t में क्या हो जाएगा, A0 माइनस e टू द पावर माइनस 2kt होगा। और टाइम t इक्वल टू 3t में क्या होगा, A0 e टू द पावर माइनस 3kt। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हमें देखना है क्या ये जो अलग अलग टाइम इंटरवल्स हैं उनमें अलग अलग जो कंसंट्रेशंस बचे हुए हैं, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में क्या, कॉमन रेशियो। क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या देखते हैं हम, कॉमन रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो है, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट डिवाइड कर देना है। इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये e टू द पावर माइनस kt जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बताओ क्या आएगा, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, e टू द पावर kt आएगा। चलो इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को, A0 कैंसिल, e टू द पावर माइनस kt को, e टू द पावर माइनस kt को अगर आप डिवाइड करोगे e टू द पावर डिवाइड करोगे e टू द पावर माइनस 2kt के साथ, तो बताओ क्या आएगा, हाँ आ गया, e टू द पावर कितना आएगा, kt ही आएगा। तो देखो यहाँ पर भी जो कॉमन रेशियो है वो आपको मिलेगा e टू द पावर kt। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर कॉमन रेशियो निकालोगे आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस kt, ठीक है, e टू द पावर kt। तो देखो यही पहचान है किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, किसकी, जीपी की। तो ध्यान रखिए जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या करता है, फॉलो, क्लियर ना। लेकिन जो जीरो ऑर्डर था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या करता है, फॉलो। इनमें आपको कुछ करना नहीं, आपको ध्यान में रखना है बस, क्लियर ना, ठीक है। कभी आपके सामने आए तो आप ये बता सको कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। चलिए एक दो और है,
पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक दो और हैं। कर लिया? चलिए अब इसको रब करता हूँ मैं। जो अगला है वो है, जैसा कि आपको पता है जो हाफ लाइफ होता है वो डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो थर्ड हम वही लिखने वाले हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑर्डर में होता है कि हाफ लाइफ, यानी कि दी हाफ लाइफ टाइम जिसको आप क्या बोलते हो प्यार से, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑलवेज, हमेशा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा हमेशा टी हाफ जो है वो हमेशा ही क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट रहेगा। और देखो इनिशियल कंसंट्रेशन की कोई बात ही नहीं है, पहली बात आपको मैं बताऊं क्यों नहीं है। देखो ज़रा, अगर हम बात करें कि कभी भी परसेंटेज के सवाल आते हैं तो हम उनको किस में लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है, कभी भी परसेंटेज का सवाल आता है उसको हम 100 से लेते हैं। क्लियर ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा जो है रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुका है, क्लियर ना, हालांकि जो टी हाफ होता है वो तो 50% के लिए डिफाइन होता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन को आप क्या मानोगे, 100, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है तो आप क्या मानोगे इनिशियली, भाई 100 रहे होंगे, 100 में से 40% खत्म हो गए। तो इनिशियल कितने हैं, 100, फाइनली कितना हो गया, 40% खत्म, तो बताओ बचा कितना, 60। तो ऊपर 100, नीचे कितना है, 60। फॉर्मूला में देखो ना, फॉर्मूला क्या था के का फॉर्मूला क्या था, के का फॉर्मूला था 2.303 अपॉन टी log A0 अपॉन 80, यही था ना फॉर्मूला। तो 80 क्या है, जितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है उसको 80 बोलोगे, और A0 किसको बोलोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन में किसको लिखोगे, 100, फाइनल कंसंट्रेशन में कितना लिखोगे, 60। क्लियर ना, 40 मत लिख देना, 60। तो 100/60 कितना हो जाएगा, 100/60 कितना हो जाएगा, 5/3। क्या सही कर रहा हूं मैं, पक्का? ठीक है। अगर आप परसेंटेज नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप डेस्परेट हो कि भाई हम कंसंट्रेशन तो लिखेंगे ही, तो अगर मान लो कंसंट्रेशन 5 है, 5 मोलर है, ठीक है, तो 5 मोलर है, रिएक्शन खत्म हो गया 40%, 5 मोलर का 40% खत्म हो गया, तो ऊपर तो कितना लिखोगे, 5, नीचे कितना लिखोगे, 80 की जगह 5 का 60%। बताओ 5 का 60% कितना हुआ, क्योंकि उतना ही बचा है ना, 5 का 60 कितना हुआ, हाँ 3। तो ऊपर 5 नीचे 5/3। तो कहने का मतलब है पहले भी आपको 5/3 आ रहा था, अभी भी 5/3 आ रहा है। तो आप कंसंट्रेशन को नहीं भी लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन का कोई भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसका कोई भी लाइफ टाइम नहीं होता है। क्लियर ना? ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप रब कर देता हूँ मैं, तो हो ही गया होगा आपका। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रेट है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन और टाइम के साथ चेंज होता है। तो यहाँ लिखिए, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेंजेस with concentration and time। concentration and time कितना, हाँ एक्सपोनेंशियली। ठीक है, डिक्रीजेस, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, रेट बढ़ता नहीं है बेटा टाइम के साथ, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। चलिए वो भी लिख दिया मैंने, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट है वो भी टाइम के साथ क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है, अब आगे बढ़ते हैं हम इनके कुछ
क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन से मिलवाता हूँ। डन। चलिए, तो मैं क्वेश्चन को यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। किसको रब कर दूँ? चलिए रब कर देता हूँ, इसको पूरा हटा देता हूँ। तो लिखिए ज़रा क्वेश्चन आप लोग, लिखिए पहला, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन फर्स्ट ऑर्डर, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल concentration, initial concentration of reactant is 8 मोलर, ठीक है, 8 मोलर है, एंड ठीक है, एंड आफ्टर 40 मिनट, एंड आफ्टर 40 मिनट, 40 मिनट के बाद क्या होता है, its concentration becomes 2 मोलर। सीधे तौर पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, क्लियर ना। 40 मिनट के बाद कितना हो गया? 2 मोलर है। अब आपसे बोल रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन, तो यहाँ आपसे बोल रहा है डिटरमाइन, क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहला रेट कांस्टेंट, डिटरमाइन रेट कांस्टेंट। सेकंड आपसे बोल रहा है हाफ लाइफ, टी हाफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड यू हैव आस्क्ड कंसंट्रेशन ऑफ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर, कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर 60 मिनट, ठीक है। ये सवाल है हमारा, ठीक है। इसमें 3 सवाल अपने को पूछा गया है। पहला सवाल रेट कांस्टेंट, दूसरा टी हाफ, तीसरा जो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है। ट्राई करेंगे, चलिए आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले ट्राई कर लीजिए। डन, बहुत आसान है, क्लियर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला आपसे क्या पूछ रहा है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या? के। तो के निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला पे आइए, ठीक है। फार्मूला क्या है? फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर आपको फार्मूला क्या दिखाई देता है बेटा? फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ यही, के इक्वल टू कितना? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन कितना? 80। हाँ वही ए नॉट माइनस एक्स। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, क्लियर। तो बस यहाँ से आप के निकाल लीजिए। आपको टाइम दिया हुआ है 2.303 अपॉन टाइम कितना गिवन है? 40 मिनट। मिनट है तो मिनट ही ले रहिए। लॉग बताओ ए नॉट कितना है? 8। शुरुआत में कितना था? 8। बाद में कितना हो गया? मतलब 80 कितना हो गया? 2। बस हो गया काम ख़त्म। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा? 2.303 अपॉन 40 लॉग 4। 8/4 कितना होता है? 8/2 कितना होता है? 4। लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 4 को हम लिख सकते हैं बेटा लॉग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 log 2। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो पावर है वो इधर आ जाता है,
तो बताओ 2 log 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ कितनी होती है? 0.3। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.6। तो हम log 8/2 की जगह क्या लिखेंगे? 0.6। बोलो बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? k का वैल्यू। तो जो k की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 0.34। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। 0.3465 मिनट इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा आपका k की वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर ना? समझ गए? चलिए आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ज़रा आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? टी हाफ। ये तो था पहला। ठीक है, सेकंड अपने से पूछ रहा है टी हाफ। तो टी हाफ कैसे निकालोगे? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? यस 0.693 बाई कितना, तो बस लगा दीजिए। अपने से क्या पूछ रहा है? टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन कितना? के। अगर आपको के पता है तो आपको टी हाफ भी पता है। तो बस टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.693 अपॉन के कितना है? के कितना है? 0.3465। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर ना? या एक और तरीके से आप सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? आप एक तरह से ये भी सोच सकते हो कि, ठीक है, कैसे सोच सकते हो? देखो आपको टी हाफ चाहिए। क्लियर ना? टी हाफ जो होगा हमारा वो कैसे आप निकालोगे? आप इस चीज़ को ज़रा सोचिए। 0.693 अपॉन ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली अगर आप देखो तो जस्ट ये कितना टाइम, अगर आप देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, कितना आ जाएगा? ये जस्ट अगर आप इसको देखोगे ये 2 जा रहा है, यानी कि अगर इसको हम पॉइंट बढ़ाएं यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 मिनट। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है सोचने का। दूसरा तरीका बेटा ये है सोचने का कि आप ज़रा देखो कि यहाँ से आप देखो, इसके जगह आप क्या लिख सकते थे? इस चीज़ को देखो, आप क्या लिख सकते थे? इसके जगह 2 log 2 लिख सकते थे, है ना? और 2 log 2 को आपने क्या लिखा है? 0.6 लिखा है ना, 0.6। ठीक है, तो 0.6 एक मिनट, ठीक है, ये 0.6 लिखा है ना। तो होता क्या है कि 2.303, इसका मतलब होता है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ समझिए। 2.303 log 2, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसको आप जब सॉल्व करोगे 2.303 log 2 को जब सॉल्व करोगे तो ये होता है 0.693। जो बहुत ज़्यादा सवाल लगाने लगोगे आप ना, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी बेटा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब आप क्वेश्चंस काफ़ी करने लगोगे ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। तो जो स्मार्ट बच्चा होता है वो क्या करता है? वो यही काम करता है। उसको पता है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्या फालतू का टाइम गंवाएगा इसको डिवाइड करने में। ठीक है, वो तुरंत देख लेता है। कैसे? देखो 2.303 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 0.3 के साथ तो आपको ये मिल जाएगा। तो वो यहीं से देख लेता है कि ये चीज़ आपने, इस चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ज़रा देखो, इस चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं, फिर बाद में रफ भी कर दूंगा मैं। देखो 2.303 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं लिखूँगा log 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यही ना? 2 log 2 यही था, डिवाइडेड बाई कितना? 40। अब देखो जो स्मार्ट बच्चा है उसको इसका वैल्यू पता है। देखिए ज़रा ध्यान से, इसका वैल्यू पता है 2.303 log 2, इसकी वैल्यू होती है बेटा कितना? 0.693। समझ रहे हो? तो बस बच्चे को सीधे से पता है कि भाई 0.693 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 40। तो बताओ इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.693 की जगह टी हाफ लिख सकता हूँ। ये ख़त्म हो गया 20, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 20 के, नीचे के है खल्लास, आंसर आ गया T20। क्लियर ना? तो
बस ये चीज़ तब आपको क्लियर होगी जब आप फास्टर कैलकुलेशन करोगे, जब आप काफ़ी क्वेश्चन लगा लोगे प्रैक्टिस। इस वजह से अभी मैं कोई आपको शॉर्टकट बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। क्लियर ना? तो अभी के लिए क्या है, अगर आप इसको न भी समझ पाओ, क्लियर ना, तो आप इस वाले फार्मूले डायरेक्टली आप डिवाइड कर लो इसको, आंसर आ जाएगा कितना आपका 20। क्लियर? चलें आगे बढ़े हम अपने थर्ड पोर्शन की तरफ। चलिए इसको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ठीक है, कॉपी करना होगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। तो 60 मिनट के बाद हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? क्लियर ना? तो देखो बस ये तो वैसा ही है। ठीक है, जब आपको एक का दिया है दूसरा निकालना है तो करना वही है, अपने को लगाना यही फार्मूला है। तो यही फार्मूला आप लगाना, यानी कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना t log 80 सॉरी A0 अपॉन कितना 80, यही करना है अपने को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस k की जगह क्या लिखोगे, मैं आपको कैसा बताने की कोशिश, यहाँ मैं 60 लिखूँगा, इस k की जगह क्या लिखने वाले हो, इस k की लिखने वाले हो 2.303 लिख सकते हो। मैं इस k को t हाफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखो ऐसा t, उससे फ़ायदा क्या है वो आपको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, k की जगह क्या लिखोगे, देखो t हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 के, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है बेटा 20, लिख सकते हो 2.303 अपॉन कितना टी कितना है 60। बताओ लॉग, आपको क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 8, फाइनल कंसंट्रेशन 80 आपसे पूछ रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? अब बताओ फिर से वही बात, 0.693 को आप क्या लिख सकते हो? हाँ क्या लिख सकते हो, 0.693 की जगह आपको अभी मैंने बताया है 2.303 log 2 को ही हम क्या कहते हैं 0.693। देखो बहुत जगह ये काम आएगा, ये बहुत जगह आपको काम आएगा, देख लीजिए, देख लिया आपने, समझा? तो बस इसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, ये पूरा का पारा। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत आसान हो जाएगा, 20 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाता है ये चीज़ें। ठीक है, वो हम करके आगे बताएंगे आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा आए, एक दिया हो दूसरा पूछा हो, तो हमेशा कोशिश करना इस के की जगह, इस के की जगह कुछ ऐसा पुट करना जिससे सवाल थोड़ा ईजी हो जाए। इस के की जगह हमने टी हाफ की वैल्यू पुट करी, तो आप के की जगह कुछ पुट करके आ सकते हो, हमेशा टी हाफ ही पुट करोगे ना, और कुछ थोड़ी ना पुट कर सकते हो, क्योंकि के का जो फार्मूला है इसको छोड़ के वो दूसरा कहाँ पर है, टी हाफ में ही मौजूद है। तो बस यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमारा आसान हो गया है केस, तो पहले आप इसको कैंसिल कर लो, इससे कितना 3 बोलो आ रहा है। तो अब अगले ही क्षण में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.303, क्योंकि 0.693 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे log 2, बोलो क्लियर। और यहाँ पर बाकी चीज़ें तो ऐसी ही लिखी हुई हैं, log कितना 8/80। ठीक है, समझ गए? नीचे क्या है 3, यहाँ तक बोलो क्लियर हो रही है यहाँ तक। 2.303 log 2 इक्वल टू 2.303 log 8/80/3। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट 2.303, यहाँ से ये भी कैंसिल, क्लियर ना, log से log भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर ना। तो अब यहाँ से हमारे को आंसर मिलेगा क्या, देखो ध्यान से, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को 4। तो अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हाँ, तो अगर हम बात करें यहाँ से log 2 और log 8, ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, log को अगर हम ख़त्म कर दें, ठीक है, कर देते हैं चलिए एक बार, तो यहाँ आएगा log 2 इक्वल टू कितना log 8,
तो log 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो अभी कर लेते हैं हम लोग 1/3 log 8/80। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अगले टाइम पर क्या करोगे, यहाँ क्या आने वाला है 3 log 2 आने वाला है। क्या आने वाला है 3 log 2। ठीक है, 3 log 2 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, गलती मत करना जो हम सोच रहे थे log को log से कैंसिल आउट कर दो, नहीं भैया ऐसे नहीं होता। 3 से log को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 log 2 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ log 8/80। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम इसको रब करने वाले हैं, आगे यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब क्या होने वाला है यहाँ पे 3 log 2। अभी आपको मैंने बताया ना 2 log 2 किस तरह लिखते हो आप, इस तरह, यानी कि इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर अगर 3 log 2 है तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ log 2 की पावर कितना 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं log 2 की पावर कितना 3, यानी कि हम 3 log 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, हाँ यहाँ पर बहुत आसान, यहाँ पर log 8/80 ही है। तो बस यहाँ क्या आ जाएगा log 8, ठीक है, log 2 की पावर 3 कितना होता है log 8, इधर कितना हो जाएगा log 8/80, तो पहले से ही है log। अब यहाँ पर log क्या हो जाएंगे कैंसिल, log कैंसिल नहीं होता, ये भी गलत है बोलना, एंटी लॉग लोगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनका आप एंटी लॉग ले लो। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग्स, क्या ले लोगे, टेकिंग एंटी लॉग्स। तो एंटी लॉग आप जब लोगे देन यू विल गेट log 8 log कैंसिल हो गया और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फाइनली 80 इक्वल टू कितना 1 मोलर। आंसर आ गया हमारा बेटा कितना 1 मोलर आंसर आ जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने प्रोसेस आपको लंबा किया है जानबूझ के, क्यों, क्योंकि एक एक स्टेप आपको सिखाया है। क्लियर ना, ये चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते थे। क्लियर ना, ठीक है, तो ये रहा हमारा एक बेसिक सवाल। ठीक है, क्लियर ना, ये एक शॉर्टकट से भी हो सकता है। ठीक है, आप बहुत मिनटों में करोगे, आप मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, कुछ सेकंड में ही करोगे आप। बस अभी आपको मैं बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे जैसे हम सवालों में आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स क्या करेंगे, देते रहेंगे। तो फिलहाल आप इसको कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के सवाल के ऊपर। डन, रब कर दूं। चलिए, तो अपन बात करते हैं लास्ट में एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं आज के सेशन का, फिर कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ कुछ और अच्छे शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर। तो आज के क्लास में क्या करना, इसको पढ़ने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस को लगाना, आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, वहाँ से आप क्या करना, कुछ क्वेश्चंस को लगा लेना फर्स्ट ऑर्डर के। वो सब ऐसे ही होंगे, कोई डाउट होगा तो ज़रूर मेरे को बताना, ताकि कल मैं जब आपको शॉर्टकट दूँ, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँ, तो यू आर हाईली कैपेबल ऑफ डूइंग दोज क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे जो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द ऑर्डर reaction if rate constant is 6.93 multiply by 10 to the power -3, यही होता है ना रेट कांस्टेंट का यूनिट। सेकेंड इनवर्स टाइम इनवर्स हुआ करता था किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है टाइम इनवर्स। ठीक है, आपको बोल रहा है कैलकुलेट या डिटरमाइन फर्स्ट T1/3, पहला क्या है T1/3, सेकेंड T½ ठीक है, क्लियर। चलिए, दो चीज़ पूछ रहा है आपसे, तो जो सबसे पहला है
फर्स्ट t1/3 आपको निकालना है, t हाफ तो निकाल ही लोगे आप, t1/3 आपको निकालना है। तो t1/3 कैसे निकालोगे? तो निकालना उसी तरह से, देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, k = 2.303 अपॉन कितना t, क्लियर ना, log a0 अपॉन AT, a0 अपॉन AT, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। फार्मूला यूज़ तो बेटा यही करना है जो हर बार मैं आपको बताता चलता हूँ, लेकिन अब फ़र्क क्या है, टाइम क्या है 1/3 है, क्लियर ना। तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे ही टाइम 1/3 होगा तो बताओ अगर टाइम t हाफ हुआ करता था तो क्या होता था, रिएक्शन आधा ख़त्म हो जाती थी, यानी हाफ का मतलब हाफ ख़त्म हो गया। तो 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। जब 1/3 होगा इसका मतलब क्या है, रिएक्शन 1/3 क्या हो चुका है, ख़त्म। तो रिएक्शन जब 1/3 ख़त्म हो जाएगा, बताओ बचेगा कितना, हाँ 2/3, यानी कि जब 1/3 ख़त्म हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 2/3, ठीक है। तो यानी कि जो a0 की वैल्यू है वो हो जाएगी, ठीक है, वो a0 ही रहेगी, लेकिन जो AT होगा वो कितना होगा, 2/3, क्योंकि जब 1/3 रिएक्ट हो जाएगा तो फाइनली जो AT है, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है एट टाइम t, वो कितना बचेगा, 2/3। क्यों, क्योंकि 1/3 क्या हो चुका है, रिएक्ट हो चुका है, क्लियर ना। तो बस आपको यही ध्यान देना है, जब भी फ्रैक्शन होगा तो ये ऊपर वाला जो a0 है वो तो बेटा a0 ही रहेगा, बट AT क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 1/3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3 a0। अगर मान लो यहाँ 2/3 होता तो यहाँ कितना होता, a0, और यहाँ कितना हो जाता, हाँ अगर यहाँ 2/3 होता तो यहाँ कितना होता, 1/3, क्योंकि जब यहाँ 2/3 होता तो मतलब क्या होता कि 2/3 क्या हो चुका है, रिएक्ट। तो बचे हुए अमाउंट कितने हैं, जब 2/3 रिएक्ट कर लेगा तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, हाँ कितना होगा, 1/3, क्लियर। तो फिलहाल यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ रहेगा a0 और यहाँ कितना रहेगा, 2/3 a0। चलिए करते हैं, रेट कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है, 0 इतना दिया हुआ है, तो इस t को इधर लाइए, ये t बन गया है t1/3 जो मुझे कैलकुलेट करना है, 2.303 अपॉन k नीचे आ जाएगा, k की वैल्यू बेटा कितना है, 693 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कितना, 3, क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा लॉग, और जैसा कि मैंने बताया a0 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन AT कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 2/3 a0, ठीक है। क्योंकि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन a0 रहा होगा तो 1/3 रिएक्ट किया या ख़त्म हुआ तो बचेगा कितना, 2/3 a0, पक्का। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻3, इससे मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा आएगा, क्लियर, नीचे आएगा 6.93, यहाँ आ जाएगा लॉग a0 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा तो log 3/2 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 log a/b का फार्मूला क्या होता है, log a/b का फार्मूला होता है log a माइनस log b। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2। log 3 होता है 0.48, log 2 होता है 0.3। 0.48 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.18 होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन कितना, 6.93, तो यहाँ इंटू 0.18 कर लिया सॉल्व, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है, कर लिया। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट, ठीक है, देन यू विल गेट कितना मिल जाएगा आपको। इसको आप सॉल्व करिए ज़रा, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सभी इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ इसको क्या आएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करने पर सभी सॉल्व कर लीजिए। बेटा इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 332.32। इसको जब आप 0.18 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट t1/3 इक्वल टू 59.8। कितना मिलेगा, 59.81 मिनट, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है, आपसे क्या पूछ रहा है, टी हाफ। टी हाफ सभी जानते हो कितना होता है फार्मूला, 0.693 अपॉन कितना के, यही फार्मूला होता है टी हाफ का। तो बस ये तो बहुत आसान है, 0.693 और के का वैल्यू कितना है 6.93 इंटू 10 टू द पावर कितना -3। ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पर कितना है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये तो आसान है, आपका कितना आ जाएगा टी हाफ यहाँ से 10 टू द पावर कितना 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग देख लीजिए, क्लियर ना। यूनिट लिख लीजिएगा मिनट, 10 टू द पावर 2 मिनट यानी कि 100 मिनट। ठीक है, तो ये तो आसान था सेकंड वाला जो टी हाफ आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अगर मैं टी 2/3 पूछता तो क्या करते, टी 2/3 अगर पूछता तो यहाँ a0 हो जाता और यहाँ कितना हो जाता 1/3, तो करते उसी तरह से 1 - log 2, इस तरह से कर लोगे। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चंस का भी इसके। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए ग्राफ से रिलेटेड द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड, ठीक है, नॉट लास्ट। ठीक है, तो क्लियर ना, लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसके कुछ क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास बात करने वाले हैं इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ठीक है, तब तक बने रहिए। और इस पर आज आपको क्वेश्चंस क्या कर लेने हैं, अपने एनसीईआरटी और अपने जो भी मटेरियल है वहाँ से आपको क्या कर लेने हैं, इनके क्वेश्चंस कर लेने हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।